गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भावना, कैसी है बेटा? आई एम फाइन सर। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। समझ में आता है? यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। नो सर। आदित्य है? आवाज आ रही है बेटा कंप्लीट? यस सर। ओके, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें। लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें। इसमें देखें बेटा आप लोग, लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, एक सेकंड करते हैं को। अभी दिख रहा है क्या? यस सर। कैसे कैसे आ रहा है? क्या? हाँ, हाँ ठीक है, चैट बंद कर दो। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा क्या? ठीक है, देखो बेटा, लोकतंत्र की आवश्यक शर्तों में पहली है शिक्षा। अभी देखो, आपने विशेषताएं पढ़ी थी लोकतंत्र की, है ना? उसमें हमने एक चीज बहुत अच्छे से देखी थी कि यदि लोकतंत्र में शिक्षा ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक अनपढ़ व्यक्ति, उसे क्या मतलब है कि किसकी सरकार आने वाली है, कौन सी योजनाएं लाएगी, कौन से निर्गमन को चलाएगी, या यूं कहें कि किस प्रकार की देश की सरकार को वो चलाएगी, तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यदि
कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो सरकार के माध्यम से भी या सरकार के तरफ से वो बिल्कुल फ्री रहता है, किसी प्रकार का उसको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षित है, तो वो सरकार से क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा। सरकार पर क्या बनाएगा? दबाव बनाएगा। सरकार उसके प्रति क्या होगी? प्रतिबद्ध होगी। और सबसे बड़ा सवाल, सरकार उसे नियमित समय पर क्या देगी? फीडबैक देगी। अब इसके फायदे क्या हैं कि व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो जब वो नेता को चुनेगा बहुत सोच समझ कर चुनेगा। जब नेता हमारे सामने आएंगे तो नेताओं का सबसे बड़ा काम होता है जनता को शिक्षित करना। याद रखना, दल, हमने पहले ही बात की थी, दल का आधार क्या होता है? विचारधारा। दल किस पर होते हैं? विचारधारा पर आधारित। हमने बात की थी हिंदू समर्थन पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी। जैसे ही बीजेपी का नाम हमारे सामने आता है हम समझते हैं कि ये हिंदू की बात करने वाली पार्टी है। तो दल की क्या होती है? विचारधारा। और विचारधारा पर उसकी क्या बनता है? नीति। क्या बनती है उसकी? एक नीति बनती है और उस नीति के आधार पर वो क्या चलाती है? शासन चलाती है। और कैसा शासन उनका होगा ये कब बताते हैं? वो चुनाव प्रचार में। चुनाव प्रचार के समय आपने देखा होगा नेताजी आते हैं, बड़े जोर शोर से माइक वाइक लगवाए जाते हैं, पोस्टर लगवाए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, आश्वासन दिए जाते हैं। और वैसे भारत में तो अगर जीतना हो तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या है? ऐसे वादे कर दो जो जनता को बस चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास की बोर्ड खत्म कर दूंगा। मैं अगर नेता बनने वाला हूँ और अगर मुझे जीतना हो तो मैं क्या वादा करूंगा? 10th क्लास का बोर्ड खत्म कर दूंगा, सभी बच्चों को ऐसे ही पास कर दूंगा, सबको नौकरी लगा दूंगा, सारे वोट मुझे मिल जाएंगे। वो एक अलग बात है कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं कि नहीं। तो दल की क्या होती है? विचारधारा। विचारधारा से क्या बनती है? नीति। और नीति से क्या चलता है? शासन चलता है। हर पार्टी की नीति अलग क्योंकि विचारधारा अलग है, और विचारधारा जैसी होगी शासन भी उसका वैसा ही होगा। तो उसके शासन को बताने का कार्य वो जनता के सामने करता है कि भाई 5 साल हमारी सरकार रहेगी, यदि हम जीत कर आए तो। ये कब की घटना है? चुनाव से पहले की। हम क्या पढ़ रहे थे? लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें। तो उसमें पहली शर्त ही हमने पढ़ी है शिक्षा। बस उसी को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। हमने कहा अनपढ़ व्यक्ति सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता, दबाव नहीं बना सकता, सरकार उसके प्रति जिम्मेवार नहीं होगी, उसको पागल बनाया जा सकता है, और सरकार से वो फीडबैक भी नहीं ले सकता कि भाई आपने क्या किया। जबकि पढ़ा लिखा क्या कर सकता है? सवाल पूछ सकता है। आप मोदी जी को ट्वीट कर सकते हैं, सीएम साहब को ट्वीट कर सकते हैं कि भाई आपकी ये जिम्मेवारी थी और आपने इसके प्रति क्या किया। वो एक अलग बात है, वो ना होकर उनके प्रतिनिधि जवाब देंगे, लेकिन कोई कभी तो जवाब देगा। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो सवाल करेंगे तो सवालों से सरकार पे क्या बनेगा? दबाव बनेगा, और दबाव में फिर कार्य होगा। प्रतिबद्ध। आप जानते हो, अगर आपने बहुत सारी पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें जनता का वो खून पीते रहते हैं, जनता का शोषण करते रहते हैं, और किसी भी प्रकार का कार्य वो करते ही नहीं। कुल मिला के सत्ता का भोग करना उनको आता था और जनता का पैसा खाते रहते थे। पुराने जमाने का शासन यही था। लेकिन वर्तमान में ऐसा आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक सरकार को जिम्मेवार बनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने 5 साल में क्या किया और आने वाले 5 साल के लिए आप हमें क्यों चुने। इधर देख रहे हैं हम दल। दल हम जानते हैं पार्टी वगैरह होती है, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, ये सब दल हैं। इनकी क्या होती है? एक विचारधारा होती है। हर पार्टी की विचारधारा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास को हम देखते हैं, क्लास में फर्स्ट डे आए अलग अलग सब लोग बैठे होते हैं, सेकंड डे बदमाश के पास बदमाश, पढ़ने वाले के पास पढ़ने वाला, और अराजकता के पास अराजकता वाला बच्चा पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब एक दूसरे से अपने विचारों के मिलने वाले जो लोग होते हैं, अपने जैसे विचार होते हैं,
वैसे सब लोगों के पास पहुंच जाते हैं। तो विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है दल के अंदर। विचारधारा को ध्यान में रखकर वो दल अपनी नीति बनाता है कि हम आएंगे। आपको याद हो मोदी जी ने घोषणा की थी 2014 में कि हम लोग आएंगे तो 370 जम्मू कश्मीर से धारा हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे। यही उन्होंने किया। शासन की नीतियों को इस प्रकार बनाया कि उन्होंने अपने वादे पूरे किए। अब देखो, चुनाव प्रचार करने आते हैं हर दल, और हर दल में चुनाव प्रचार का ये एकमात्र जो रास्ता होता है, उस रास्ते पर ये लोग बताते हैं कि भाई आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस चुनाव प्रचार में वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम इतने अच्छे हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो इनसे इस समय वो सवाल करेगा, वो यूट्यूब पे देखेगा, वो पुराने घोषणा पत्र, आप जानते हो प्रत्येक पार्टी क्या करती है, घोषणा पत्र जारी करती है। क्या जारी करती है? मैनिफेस्टो को जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है। हर साल, सॉरी हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं तो उससे पहले डिक्लेरेशन देती है कि भाई ये काम हम आपको करके देंगे, कितने बरस में, 5 बरस में करके देंगे। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो पुराना मैनिफेस्टो ले आएगा और बता देगा मंत्री जी को कि मंत्री जी भाई 5 साल पहले जब आप आए थे तो आपने ये वादे हमसे किए थे, अब बताओ इसमें से कितने तो पूरे हो गए और कितने नहीं हुए। अब मंत्री जी की हालत खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शिक्षित व्यक्ति या शिक्षा का होना बेहद जरूरी है। किसमें? लोकतंत्र में। क्योंकि शिक्षा अगर नहीं है तो लोकतंत्र चलना इतना आसान काम नहीं है। बताओ भाई किसके समझ में नहीं आया शिक्षा वाला बिंदु? निकिता बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, दूसरा बिंदु देखते हैं इसमें, नैतिकता। लोकतंत्र की दूसरी शर्त है नैतिकता। अब ये शब्द सुना हमने बहुत बार है, कहानियों में सुना है कि हमें नैतिक, इस कहानी से ये नैतिक शिक्षा मिलती है, हमें नैतिक होना चाहिए, हमें मॉरल होना चाहिए। लेकिन वास्तव में नैतिकता का अर्थ क्या होता है वो हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। देखना, बहुत संकीर्ण अर्थ है इसका, कोई ज्यादा बड़ा भारी अंतर नहीं है। अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कार्य करना। किसके ऊपर? अंतरात्मा, अंतर आत्मा की आवाज पर कार्य करना। अब आपने सुना होगा कि मन और आत्मा अलग अलग होती है, बहुत बार सुना होगा। मन कहता है गलत कार्य करना चाहिए, आत्मा कहती है नहीं फंस जाएगा मत कर, है ना। और आपने कई बार कहा होगा, मन कहता है मत पढ़ कर खेलने चलते हैं, आत्मा कहती है नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो आत्मा शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, किस्से कहानियों में सुना होगा। ये आत्मा क्या लाती है? मनुष्य में नैतिकता लाती है, मोरलता लाती है। क्या लाती है? मोरलता। और आपने बहुत बार सुना होगा, समाज में अच्छे कार्य करना हमारी मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हम रास्ते से, मेहता स्कूल से घर जा रहे थे, रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जिनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो हमारी नैतिकता क्या बनती है? उन बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता की जाए और उनको रोड क्रॉस करने में मदद की जाए, क्योंकि वो अंधे हो सकते हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और हम ग्रुप में 10-20 लड़के हैं तो उनकी हम ये सहायता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है और आप बड़े क्लास के बच्चे हैं तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। ये आपकी क्या बनती है? नैतिकता बनती है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। लंच के दौरान हम देखते हैं कि एक नल ओपन है और वहां से पानी विड्रॉल हो रहा है, पानी बहा जा रहा है। वहां बहुत सारे लोग आए और गए, किसी ने भी उस नल को बंद नहीं किया। ये किसका उल्लंघन है? नैतिकता का उल्लंघन है। जबकि नैतिकता क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर क्या करना चाहिए था? उस नल को बंद करना चाहिए था।
तो लोकतंत्र की दूसरी शर्त कौन सी होती है? नैतिकता होती है। और नैतिकता जहां जहां जिन जिन राज्यों जिन जिन देशों में होगी वहां लोकतंत्र आसानी से आ जाएगा, वहां कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तीसरी शर्त देखो भाई, अगर देश छोटा है तो बहुत आसानी से लोकतंत्र आ जाएगा, अगर बड़ा देश है तो आसान काम नहीं है। कैसे नहीं है? एक एग्जांपल देखें हम लोग, बड़े देश में एक साथ चुनाव करवाना बड़ा भारी काम होता है। राजस्थान से बहुत सारे देश छोटे हैं, राजस्थान से बहुत सारे दुनिया के देश क्या हैं? छोटे हैं, भूभाग में क्या है? छोटे हैं। अब आप आकलन कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि राजस्थान अकेला प्रदेश ऐसा है जो कई देशों से बड़ा है। तो पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें चुनाव कराना किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। ऐसे में छोटे देशों में तो लोकतंत्र आवश्यक है, हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोकतंत्र लाना है तो भूभाग कैसा होना चाहिए? छोटा ही होना चाहिए, बड़े देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं, हमने विशेषताओं में पढ़ा था, धन खर्च क्या होता है? ज्यादा होता है। और धन खर्च ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं हम क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं निष्पक्ष चुनाव। ये भी लोकतंत्र की प्रमुख शर्तें हैं, क्योंकि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं, चुनाव में कहीं प्रॉब्लम आती है, तो फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र उखड़कर चला जाता है। ये शर्त हम अगले वाले टॉपिक के लिए भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव के मामले में यदि पंगा होता है तो फिर सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। हमने एग्जाम्पल देखेंगे हम पाकिस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का, फ्रांस का, ब्रिटेन का और अमेरिका का। इतने सारे उदाहरण हम इसके देख सकते हैं। तो निष्पक्ष चुनाव के लिए हम देखते हैं कि जहां चुनाव की निष्पक्षता नहीं होती और जहां अराजकता आना बहुत आसान काम हो जाता है, तो लोकतंत्र की आवश्यक शर्तों में क्या है? निष्पक्ष चुनाव। ये जो बिंदु है वो आपके 10वीं क्लास में भी आएगा नेक्स्ट ईयर, इसीलिए दोनों साल यही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास जब हम 10th पढ़ेंगे तो वहां ये डिटेल से आएगा, बोर्ड में पूछा जाएगा नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना को स्पष्ट कीजिए, या नेपाल में लोकतंत्र की कहानी को स्पष्ट कीजिए। आपको ये कहानी अभी याद रखनी है ताकि अगली साल हम इसको रिवाइज करें तो ये ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाए। देखो, नेपाल हिमालयी प्रदेश है, क्या है? हिमालय प्रदेश है, हिमालय की तलहटी में है, इसीलिए हिमालय प्रदेश इसे हम कहते हैं। शुरुआत में हिंदू राष्ट्र भी था, वर्तमान में नहीं है, ये ध्यान रखना है। पहले कैसा राष्ट्र था? हिंदू राष्ट्र था, वर्तमान में नहीं है। अब यहाँ क्या होता है कि इस हिंदू राष्ट्र में एक तरफ तो होते हैं राजा, और राजा का क्या होता है? शासन चल रहा होता है। राजा का शासन आप जानते हो लिमिटेड समय तक ही चल सकता है, क्योंकि राजा जैसे जैसे आगे बढ़ता है जनता में जागृति आने लगती है। समय के साथ क्या आने लगती है? जागृति आने लगती है। आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, आपने झांसी की रानी के बारे में सुना होगा,
अंग्रेजों की शिक्षा के बारे में सुना होगा, लॉर्ड मेकाले सुना होगा। और शिक्षा हमारे अंदर क्या लेके आती है? जागृति लेकर आती है। नंबर एक बात तो अपने को ये समझनी है। दूसरी बात, राजा का जो शासन है वो किस पर आधारित होता है? जनता के टैक्स पर, सॉरी, जनता के टैक्स पर आधारित होता है। राजा का शासन किसके टैक्स पर आधारित होता है? जनता के टैक्स पर आधारित होता है। और जनता का टैक्स लगातार बढ़ता ही जाता है। इसे हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? शोषण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शोषण कह सकते हैं। मैंने स्पीड इसलिए धीरे रखी है ताकि ये बड़े टॉपिक अपने को समझ में आ जाए। ये टॉपिक पूरी किताब में 2 से 3 जगह दे रखे हैं, तो बार बार रिपीट अपन नहीं करेंगे, इसको एक ही बार हम देखेंगे। हम कहाँ का शासन पढ़ रहे हैं? नेपाल का। नेपाल कैसा राज्य है? हिमालय राज्य था, आज भी है। हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2011 के बाद में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र वहां खत्म हो गया। शासन पहले किसका था? राजा का शासन था। आप जानते हैं राजा का शासन कैसा होता है? जनता से तो क्या लेना है? टैक्स, और फिर अपना राज करते हैं। सब जगह यही होता है, सरकार भी टैक्स लेती है, जनता भी टैक्स ले, राजा भी टैक्स लेता है। लेकिन राजा शोषण की सीमा तय नहीं करता, वो तो बस लिए जाता है, लिए जाता है। उसे अपने शासन से मतलब है, जनता के हित से मतलब नहीं होता है। इसीलिए राजा के शासन में शोषण क्या होता है? ज्यादा। बोलने की आजादी नहीं होती, स्वतंत्रता ना के बराबर। कुल मिला के राजा शोषण का एकमात्र उदाहरण होता था। अब धीरे धीरे समय बदला, समय बदला तो क्या आई? शिक्षा आई, शिक्षा आई तो क्या आई? जागृति आई। और इस राजा के विरुद्ध जनता क्या करने लग गई? आंदोलन करने लग गई। राजा के विरुद्ध जनता क्या करने लग गई? आंदोलन करने लग गई, क्योंकि शिक्षा के जरिए जनता में क्या आ गई थी? जागृति आ गई थी। और ये आंदोलन कौन से आंदोलन थे? याद रखना है, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन। कौन से आंदोलन थे? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन। अब आंदोलन भी यहाँ 2 प्रकार के। पहला आंदोलन वह है जो किसी के द्वारा प्रेरित किया जाए। जैसे क्लास में एक एग्जाम्पल देते हैं, बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए। 2 बच्चे आपस में बैठे हुए हैं, एक राम और एक श्याम। इन दोनों में कुछ कहासुनी हुई और मामला हो गया शांत। लेकिन राम के जो पड़ोसी हैं घनश्याम, उन्होंने कहा कि भाई राम तेरे बारे में ये ऐसे कह रहे हैं, अब देख ले, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो वो चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पाएंगे और वहां परिस्थितियां हो जाएंगी क्या? खराब हो जाएंगी। राम और श्याम में मैटर सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन अभी बिगाड़ किसने दिया? घनश्याम ने बिगाड़ दिया। तो किसी के द्वारा जब मोटिवेशन मिलता है, किसी के द्वारा जब प्रेरणा मिलती है, तो वो कहलाते हैं केवल आंदोलन। क्या कहलाते हैं? केवल आंदोलन कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी के द्वारा प्रेरणा नहीं मिलती और किसी के द्वारा कोई कार्य नहीं होता और अपने आप मोटिवेट होकर अगर कोई कार्य किया जाता है, तो वो कौन सा आंदोलन कहलाता है? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहलाता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आंदोलन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो वे आंदोलन जो किसी के द्वारा क्या होते हैं? प्रेरित किए जाते हैं, किसी के द्वारा अपने को सिखाया जाता है, किसी के द्वारा हमें प्रेशराइज किया जाता है, तब जाके एक तो आंदोलन होता है। और दूसरा आंदोलन कौन सा? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन। ऐसे आंदोलन जो किसी के द्वारा नहीं भड़काया जाता, किसी के द्वारा हमें नहीं सिखाया जाता और अपने आप हम प्रेरित होते हैं, वो कौन से आंदोलन कहलाते हैं? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहलाते हैं। बोर्ड ने एक बार पूछा था स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कौन से होते हैं? ऐसे आंदोलन जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कौन से आंदोलन कहलाते हैं? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहलाते हैं। और ये कहाँ हुए थे? नेपाल और श्रीलंका में दोनों जगह हुए थे। कहानी समझ में आई? राजा का शासन कैसा था? शोषणकारी। जनता में क्या आ गई? जागृति। और जनता क्या करने लग गई? आंदोलन। आंदोलन किसके खिलाफ करने लग गई भाई? राजा के खिलाफ करने लग गई। अब यहाँ सवाल उठा कि एक मोर्चा और आ गया यहाँ पर,
वो तीसरा मोर्चा था माओवादियों का। किसका था? माओवादियों का। अब यहाँ 3 ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप कौन सा? राजा का। दूसरा ग्रुप कौन सा? जनता का। और तीसरा ग्रुप किसका? माओवादियों का। ये बात समझ में आ रही है? जनता में जागृति आई, जनता ने जागृति के कारण कौन से आंदोलन चलाए? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन। किसके लिए चलाए? लोकतंत्र के लिए। किससे छीनेंगे? राजा से छीनेंगे। क्या लाएंगे? लोकतंत्र लाएंगे। इतनी कहानी चल रही थी, लेकिन मामला बैठा नहीं, आंदोलन कामयाब नहीं हुए, राजा वैसा का वैसा बना रहा, जनता दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी। फिर कुछ गरम दल के लोग आए। गरम दल समझ रहे हो आप? हिंसा के माध्यम से राज को अपनाने वाले, इन्हें कहा गया माओवादी। क्या कहा गया? माओवादी। भारत में इसे कहा जाता है नक्सलवाद। क्या कहा गया? नक्सलवादी कहा गया। तो आपको ये भी याद रखना है। अब गणित कितने हाथों में हो गई? 3 हाथों में हो गई भाई। पहला तो कौन सा हो गया? राजा। राजा का क्या चल रहा है? शासन। किसके आधार पर? शोषण के आधार पर। हमें क्या लाना था? लोकतंत्र। जनता को क्या चाहिए? लोकतंत्र। जनता ने क्या कर दिया? आंदोलन। किसके खिलाफ कर दिया? राजा के खिलाफ। लेकिन राजा मानने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में कौन आए? माओवादी। भारत में इन्हें क्या कहा जाता है? नक्सलवादी। अब ये माओवादी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? और एक तो पाए जाते हैं नेपाल में, और एक पाए जाते हैं चीन में। ये भी आपको याद रखना है। माओवाद कहाँ कहाँ है? एक तो नेपाल में और एक चीन में। चीन नेपाल के जरिए भारत में क्या फैला रहा है? माओवाद या नक्सलवाद फैला रहा है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कभी जिंदगी में पूछ लिया जाए कि नक्सलवाद का मूल कारण क्या है भाई, तो क्या कारण है भाई? चीन के द्वारा ये मामला आ रहा है, नेपाल के रास्ते से आ रहा है। इतने कहानी किसको समझ में नहीं आई? या दोबारा बताऊं? निकिता बेटा समझ में आ रहा है? भावना, यस सर। आदित्य, क्लियर है? यस यस सर। ओके। अब इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे कहा गया त्रिकोण संघर्ष। क्या कहा गया? त्रिकोण संघर्ष कहा गया। और बाद में राजा डिलीट हो गया, माओवादी यहां से डिलीट हो गए, बचे कौन? जनता। और आपने फर्स्ट डे पढ़ा था जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। नेपाल की कहानी किसको समझ में नहीं आई? या दोबारा बताएं, आगे बढ़े, श्रीलंका चलें। बेटा ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। श्रीलंका चलते हैं। इसमें याद क्या क्या रखना है वो देख लो। एक तो ये याद रखना है, ऐसे आंदोलन जो स्वयं के द्वारा प्रेरित होते हैं, किसी के भड़काने से, किसी के मोटिवेट करने से, किसी को पुश करने से नहीं होते, अपने आप ही होते हैं। कौन से आंदोलन कहलाते हैं? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहलाते हैं। नेपाल में कितने लोग थे? 3। पहला कौन सा? राजा, जनता और माओवादी। माओवादियों को क्या कह सकते हैं? नक्सलवाद। कहाँ कहाँ है? नेपाल और चीन में। तीनों के संघर्ष को क्या कहा गया? त्रिकोण संघर्ष। और इस संघर्ष में विजय कौन हुई? जनता। और यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया। श्रीलंका तो आपने देखा ही होगा। भारत के दक्षिण भाग में एक छोटा सा बिंदु, एक मोती टाइप का है, वो क्या कहलाता है? श्रीलंका। और श्रीलंका को सिंहल द्वीप भी कहते हैं। सिंहली द्वीप कहा जाता है कि माता पद्मावती, जिनकी पद्मावत पिक्चर बनी है, वो यहीं की थी, है कि नहीं है? और श्रीलंका में 3 लोग थे। पहले सिंहली लोग, आप समझ ही रहे होंगे सिंहली नाम कहां से पड़ा? सिंहली द्वीप से। तो ये कौन थे वहां के मूल निवासी? ये तो वहां के कौन थे? स्थानीय लोग।
और दूसरे लोग थे जो थे तमिल। अब तमिलनाडु कहाँ है? भारत में है। हम समझ रहे हैं कि तमिलनाडु कहाँ है? भारत के दक्षिण में है, जो मद्रास का क्षेत्र था पहले। और अभी तमिलनाडु आप समझते ही है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। सिंहली लोग कहाँ के थे? सिंहली द्वीप के थे, यानी कि श्रीलंका के मूल निवासी थे। हमने देखा कि तमिल जो भारत के थे, अंग्रेजों के राज में, अंग्रेज आप जानते हो कब आए? 1600 ईस्वी में आए। इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और यहां से स्थापित हो गए, और 1947 को हमें छोड़कर गए। ये बातें हमें याद रखनी चाहिए कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई बुरी तरीके से, और 47 में वो हमें फिर छोड़कर गए। तो जब अंग्रेजों का राज था, तो हमारे साथ साथ श्रीलंका पे भी अंग्रेजों का राज था। हमारे ऊपर तो अंग्रेजों का राज था ही था, श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो चाय की खेती होती है, सुबह सुबह लेते हैं ना, बच्चे तो नहीं लेते, चाय लेते हैं, चाय का प्याला है ना, वो चाय, टी कप। उस चाय की खेती के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, और तमिलनाडु से मजदूर कहाँ ले जाए गए? श्रीलंका ले जाए गए, ताकि वहां आसानी से चाय की खेती संभव हो सके। अब देखना यहाँ ट्विस्ट आता है। श्रीलंका कौन गए? भारतीय मूल के तमिल गए। तमिल वहां तो थे ही नहीं, तो भारतीय मूल के जब तमिल गए तो वहां काम करने लग गए। लगभग 200-300 साल उनको हो गए। जब अंग्रेज आए तो शुरुआती साल में उनको बसा दिया, तो वो जाते ही रहे, आते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका भारत एक ही था अंग्रेजों के समय, दोनों तरफ राजा एक ही थे, अंग्रेज ही, तो कोई बॉर्डर नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ श्रीलंका में तमिल बढ़ने लग गए, और इनका यहाँ पर घर बार हो गया, पैसा हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, और ये बढ़ते ही चले गए। ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ पर 2 लोग हो गए। पहले कितने लोग थे? एक। कौन से? सिंहली। अब कौन आ गए? तमिल। अब हुआ क्या कि सिंहली लोगों ने देखा कि तमिल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इनके अधिकारों को छीनेंगे। ये बात किसने सोची? सिंहलियों ने, कि भाई तमिल है ना, वो कहाँ के हैं? भारत के हैं, बाहर के हैं, और इनका यहाँ क्या काम? ये भारत से आए थे, इनको भारत वापस भेजना चाहिए, और हमारे अधिकार, हमारी नौकरियों, हमारी संपदा पे इनका क्या लेना देना। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये बेचारे जो 200-300 साल पहले गए थे, आज तो गए नहीं, कि भाई 10 साल पहले गए हों और वापस आ जाएंगे, या कमाने गए हों वापस आ जाएंगे, ऐसा था ही नहीं। ये वहां मजदूरी करते, पुश्तैनी चली गई, परदादाजी दादाजी सारे गुजर गए, प्रॉपर्टी हो गई, स्टेबल हो गए, सारे काम जम चुके हैं। इसके बाद इनको हटाना जायज नहीं था, और ऐसी स्थिति में तनाव हो गया। ये संघर्ष किस किस के बीच में हो गया? एक तरफ तो कौन? सिंहली, और एक तरफ कौन? तमिल। इन दोनों के बीच में तनाव शुरू हो गया। इतनी कहानी समझ में आई बेटा? यस सर। आदित्य, समझ में आ रहा है बेटा? लोकतंत्र की आवश्यक शर्तों में कहानी दूसरी कहाँ की पढ़ रहे हैं हम? श्रीलंका की। और श्रीलंका में कितने लोग थे? 2। पहला तो कौन थे? सिंहली। ये वहां के कैसे लोग थे? मूल निवासी थे, वहां के रहने वाले थे। बाहर से कौन आए? तमिल। ये गए कहां से थे? भारत से गए थे भाई। और आदित्य समझ में आ रहा है? तो बड़े मिल लो। ओके, ये भगवान ओम ब्रह्म। अब मैं ना तनक आवाज बंद कर दीजिए आप। भारत से गए थे, तो इन तमिलों को क्या माना गया? बाहरी लोग माना गया, उनको वहां दर्जा नहीं दिया गया। सिंहलियों को लगने लगा कि ये हमारे अधिकार छीन लेंगे, ये हमारे लिए खतरा बन जाएंगे, इसीलिए इनको यहाँ से निकालना क्या है? जरूरी है, और इनके बीच में संघर्ष होने लग गया। अब देखो तमिलों के साथ क्या क्या होता है।
इनको घर से बाहर की बात कही गई, इनको बाहर निकालो भाई। दूसरा, इनके साथ अत्याचार किया गया। तीसरा, इनकी सरकारी योजनाओं में भागीदारी नहीं, सरकारी योजनाओं में भागीदारी नहीं। फिर इनको चुनाव से भी अलग किया गया, इनके खिलाफ सेना की कार्रवाई की गई। कुल मिला के इनको मारने की कोशिश की गई। अब आप जानते हो सेना की कार्रवाई किसके खिलाफ की जाती है? दुश्मन के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। लेकिन ये तो वहां के क्या थे? मूल निवासी ही थे, सालों से श्रीलंका की सेवा कर रहे थे। जैसे ही श्रीलंका सरकार ने सेना की कार्रवाई इनके विरुद्ध की, इनमें आक्रोश आ गया। गुस्सा तो आएगा ना। और इन्होंने बनाया लिट्टे। ये याद रखना आपको, ये था आतंकवादी संगठन। अब इसका पूरा नाम क्या था? लिट्टे का लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। ये याद नहीं रखना अपने को, बस सुनना है, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। लिट्टे कहाँ का संगठन है? श्रीलंका का। कैसा संगठन है? आतंकवादी संगठन। अब आतंकवाद की परिभाषा क्या है? ऐसा सिस्टम या ऐसे व्यक्ति जो हिंसा के माध्यम से अपनी बात को मनवा ले, वो क्या कहलाता है? आतंकवादी कहलाता है। अब आप देख लेना कि कौन कौन लोग हमारे समाज में आतंकवादी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो हिंसा के दम पर डर पैदा करके, भय पैदा करके क्या करवा लेते हैं? अपना काम करवा लेते हैं, अपना कार्य सिद्ध करवा लेते हैं, आतंकवादी कहलाते हैं। यहां लिख देता हूं, हिंसा के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से समाज में डर भय पैदा करके अपना कार्य करवाना क्या कहलाता है भाई? आतंकवाद कहलाता है। तो ये क्लियर हुई बात। जैसे मान लो बहुत सारे आतंकवादी धमकी देते हैं, पिक्चर देखने कोई जाएगा तो बम से उड़ा देंगे, रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे, एयरपोर्ट को उड़ा देंगे। क्या पैदा कर रहे हैं? डर पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं। दो ही शब्द याद रखने हैं, पहला तो हिंसा और दूसरा भय। ये दोनों ही कार्य जो करते हैं वो आतंकवादी कहलाते हैं। और इन आतंकवादियों का इलाज हमारी सेना के पास सबसे बढ़िया है। कहाँ का? गोली मार के सीधा ऊपर पहुंचाना। तो ऐसे लोग समाज के लिए खतरनाक होते हैं। तो लिट्टे क्या था? श्रीलंका का आतंकवादी गुट बना। किसने बनाया? तमिलों ने बनाया। जब तमिलों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सेना उनके खिलाफ आने लग गई, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? लिट्टे। पूरा नाम क्या था? लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। लिबरेशन लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। इसके बाद क्या होता है? इसने कार्रवाई की तो श्रीलंका की सेना और इसके बीच में क्या चलने लग गया? संघर्ष। सेना तो कहाँ की है? श्रीलंका की। और ये तो संगठन था ही, हथियार इसके पास थे ही। दोनों में संघर्ष होने लग गया और फिर अंत में जीत किसकी हुई? श्रीलंका की। और समाप्त क्या हो गया? लिट्टे समाप्त हो गया। इसमें एक स्टोरी और बच रही है राजीव गांधी जी की, वो मैं बहुत शॉर्ट में सिखा देता हूं आपको, सब बता देता हूं। राजीव गांधी जी ने 1987 में क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। किसके खिलाफ? लिट्टे के खिलाफ, इसके खिलाफ। और फिर 89 में बिना किसी कार्य के ही, बिना किसी उद्देश्य पूर्ति के वापस आ गई। और बाद में लिट्टे के हमले में राजीव गांधी जी शांत भी हो गए, उनका स्वर्गवास भी हो गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी का जो देहांत हुआ था, उनका जो स्वर्गवास हुआ था, उनकी जो हत्या हुई थी, उसमें किसका हाथ माना जाता है? लिट्टे का माना जाता है। क्योंकि लिट्टे के खिलाफ सेना किसने भेजी थी? राजीव गांधी जी ने भेजी थी।
और बाद में फिर लिट्टे समाप्त हो गया और श्रीलंका में क्या आ गया, लोकतंत्र। बताओ भाई, कोई सवाल पूछना है? भावना, नो सर। क्लियर है? होमवर्क कर Yes, रहे हैं आप sir. लोग?